हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपनी एग्जाम्स की, फिजिक्स के एग्जाम्स की। और आपको मालूम है कि इसी में मैं अब आज लेके आया हूं सैंपल पेपर 2 की प्रैक्टिस के लिए। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और इनकी प्रैक्टिस भी मैं कराऊंगा बहुत ही आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन देते हुए। फिजिक्स आसान है और इसका एक्सप्लेनेशन अरविंद सर आसानी से करते हैं। चलिए बात को स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स सैंपल पेपर क्वेश्चन सैंपल पेपर सेकंड नंबर और कंप्लीट सॉल्यूशन विद अरविंद सर, फिजिक्स टर्म 2 और एग्जाम की मोदी मिसाइल। जी हाँ, ये पूरा पैकेज है एग्जाम की मोदी मिसाइल। अगर आप पूरी अच्छी तरह प्रिपरेशन करते हैं तो आपका एक नंबर भी गलत नहीं होने वाला है। आपको जैसा मालूम है डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे वन शॉट वीडियो, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज पर बेस्ड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, पूरे डेरिवेशंस के चैप्टर वाइज वीडियोस। इन सबको देखकर आप सुपर स्ट्रांग हो सकते हैं और सैंपल पेपर भी मैं आपके लिए करवा रहा हूं। आइए चलते हैं, बात को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर से गुजारिश करूंगा कि अगर ये अरविंद सर की कड़ी मेहनत आपको पसंद आती है तो लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। आइए शुरू करते हैं। और सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 1, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, आपको ये मालूम ही होगा तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा या बोल के नहीं सुना रहा हूं। सेक्शन ए कंटेन्स 3 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स। 2-2 नंबर के सवाल मिलेंगे, बिल्कुल उसी पैटर्न पर है जिस पैटर्न पर आपका क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है, देखिए आपके सामने। इसको हम लोग यहां पर करेंगे। देखते हैं ये क्या पूछ रहा है। लिखा है यूजिंग रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम, derive the expression for the total energy of the electron in hydrogen atom. What is the significance of total negative energy possessed by the electron? आप जानते हैं हाइड्रोजन एटम के अंदर न्यूक्लियस में जो बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है, इसमें इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है और साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो जब हमें टोटल एनर्जी निकालनी होगी तो हम लोग इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों निकालेंगे और उसको सम कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं निकालना। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जिसे मैं ई के लिख दूं अगर काइनेटिक, तो उसको लिखा जा सकता है हाफ mv²। ये तो फॉर्मूला पहले से हमें मालूम ही है। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी के लिए जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वही इसको सेंटीपीटल फोर्स प्रोवाइड करती है। सेंटीपीटल फोर्स mv²/r, इसको गोल गोल चक्कर लगाने के लिए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं mv²/r की वैल्यू है बराबर किसके, जो इसके बीच में कूलम्ब्स अट्रैक्टिव फोर्स है। मतलब इनके बीच में जो कूलम्बियन अट्रैक्टिव फोर्स है वही प्रोवाइड करेगा इनके बीच में सेंटीपीटल फोर्स, जिसकी वजह से ये गोल गोल चक्कर लगा पाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी तो अलग की बात है, इसमें एक्सप्रेशन रखेंगे। तो कोलम्बियन फोर्स क्या लगेगा, कूलम्ब्स लॉ के अनुसार 1/4πε0 Q1 Q2। तो ये इलेक्ट्रॉन के बराबर, यहां भी प्रोटॉन में भी चार्ज है, प्लस ई का है बस, और यहां पर इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो Q1 Q2 यानी E² आ जाएगा अपॉन इसका रेडियस जो कि r के बराबर है, तो विच इज r²। ये देखिए ये एक्सप्रेशन मिला। यहां से इस r को इस r² से काट दो बेटा, तो यहां से वैल्यू देखिए क्या निकली, mv² की वैल्यू है इतनी। इस mv² की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए आप, तो इस mv² की वैल्यू यहां पर, तो E के क्या हो गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी, ये वैल्यू हो गई कितनी, हाफ, और mv² जो कि इतने के बराबर था इंटू 1/4πε0 इंटू E²/r। ये हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी वैल्यू लिखी जा सकती है, यहां मैं लिख देता हूं 1/4πε0 E²/2r। ये साहब है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी हो गई, हमें चाहिए पोटेंशियल एनर्जी भी। तो यहां पर यही साइड में मैं लिख देता हूं इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जिसे EP से रिप्रेजेंट कर दो, तो 1/4πε0 Q1 Q2, तो प्लस Q1 माइनस Q2 अपॉन R। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, यानी EP की वैल्यू कितनी आ गई, EP इज इक्वल टू -1/4πε0
एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर, ये पोटेंशियल एनर्जी है, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। टोटल के लिए 1 + 2, इसको थोड़ा ऊपर करता हूं, और टोटल एनर्जी जब निकालनी होगी हमको तो हम लोग लिखेंगे ई के प्लस ई पी, इन दोनों एनर्जीज का सम, दोनों एनर्जीज को ऐड कर दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन 2r, और इसको ऐड करेंगे तो ये माइनस में चली जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन r। इसमें से ये वैल्यू घटाएंगे, वैल्यू मिल जाएगी माइनस में, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन 2r। तो इसकी देखिए टोटल जो एनर्जी आई, टोटल एनर्जी, वो टोटल एनर्जी जिसे हम ई लिख सकते हैं, तो जो ई हमारे पास आई -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन 2r। ये एक्सप्रेशन हो गया टोटल एनर्जी का, मैंने निकाल के पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ये एक बाउंडेड सिस्टम है, कि नेगेटिव साइन शोज दैट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस टुगेदर फॉर्म ए बाउंडेड सिस्टम। बाउंडेड सिस्टम का मतलब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, ये इसका मतलब है। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, निगेटिव एनर्जी होने का मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन इसका चक्कर लगा रहा है, ये इसका बाउंडेशन है, इसकी मजबूरी है, ये इसको छोड़ के नहीं जा सकता है। अगर इसको छोड़ के जाना है तो जितनी निगेटिव एनर्जी है उतनी ही एनर्जी पॉजिटिव में मिलेगी, तब इसकी एनर्जी 0 होगी, तब जा पाएगा। एक तरीके से समझें सरल भाषा में, तो इसने इससे इतनी उधारी ली है, कर्जा लिया है, डेट लिया है, ऐसा समझ लें निगेटिव में, इसलिए ये इसको छोड़ के जा नहीं सकता। जब ये डेट उतारेगा, कर्जा उतारेगा, उधारी चुकाएगा, तो ही जा पाएगा, ऐसा समझ सकते हैं सरल भाषा में। खैर, तो आप इसको नोट कर लीजिए जिससे आप अच्छे से समझ पावें। मैं पूरी तरीके से सुपर एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा मुझे इधर ले आना चाहिए, जैसे पूरी बात स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ जाए, और इसको मैं और ऊपर लेके जाता हूं जिससे अच्छे से आप इसको स्क्रीनशॉट ले पाएं। मेरे ख्याल से ये पूरा स्क्रीन आ गया है शायद, और इसको आप यहां पर नोट डाउन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है द RMS वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन इज 720 न्यूटन पर कूलम, देन व्हाट इज द एवरेज टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए, जो हमारे पास फॉर्मूला है, टोटल एवरेज डेंसिटी ऑफ EM वेव, वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों का होता है, जैसे कि हाफ E0 E स्क्वायर RMS, और इसके बाद यहां पर B लिखा होता है, लेकिन B और E दोनों इक्वल होते हैं, है ना? आपने पढ़ा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं। हाफ तो मैं दोनों को सेम लिख देता हूं यहां पर, क्योंकि हमें जो वैल्यू दे रखी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दे रखी है। जब आप निकालेंगे तो E की जगह यहां B होता है, क्योंकि दोनों सेम इक्वल होते हैं, इसलिए इसकी जगह मैं यहां छाप देता हूं। तो टोटल एनर्जी हो गई E0 E स्क्वायर RMS, इन दोनों का जब जोड़ा, और इसी में वैल्यू कर देते हैं पुट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 720 का स्क्वायर,
और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 4.58 इंटू 10 की पावर -6 जूल पर मीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होता है इन जनरल, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की दोनों एनर्जीज डेंसिटी जो होती हैं ये दोनों सेम होती हैं, इक्वल होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की जगह ये और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड लिखा जा सकता है। आपने चैप्टर जब पढ़ा होगा तो ध्यान रखा होगा। यहां पर बस आपको क्लू दे रहा हूं, याद दिला रहा हूं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ प्रस्थान करेंगे। एक कदम आगे बढ़ेंगे। तो ये नोट कर लिया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये देखिए 3 की तरफ आ गए हैं। फिगर शोज द स्टॉपिंग पोटेंशियल V0। ये रेड कलर चलेगा इस पे। यहां पर ग्राफ आप देखिए बड़े फेमस हैं, ये आता रहता है। V0 इधर है और फ्रीक्वेंसी इधर है। फोटो इलेक्ट्रॉन वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ फॉर 2 मेटल्स। ये 2 मेटल्स के A और B बना रखे हैं। ये ν1 कह दीजिए इसको, इसको ν2 कह दीजिए। थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसीज है ν1 ν2। Being the frequencies of incident light, how is the value of Planck's constant determined from the graph? Planck's constant कैसे डिटरमाइन करेंगे? h की वैल्यू। इस ग्राफ से, इस ग्राफ में जब हम स्लोप निकालते हैं, स्लोप, तो स्लोप की वैल्यू जो होती है वो होती है स्लोप ऑफ द लाइन। वैसे तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला भी लिख दूंगा, याद कर लीजिएगा। और अगर पढ़ा है इन डिटेल तो बड़ी अच्छी बात। तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा न्यू जो बराबर होता है H अपॉन E के लिए। कोई भी मेटल ले लें, इनका स्लोप चेंज नहीं होता। A B C D से पैरेलल लाइंस आती हैं, ठीक, क्योंकि H अपॉन E फिक्स्ड है। H है प्लैंक्स कांस्टेंट, E है इलेक्ट्रॉन पे पाया जाने वाला चार्ज। दोनों वैल्यू फिक्स्ड होती है, तो चाहे जो भी मेटल ले लें स्लोप में चेंज नहीं आएगा। अब अगर आपको H निकालना है यहां पर, तो H निकालने का मतलब क्या है? E से मल्टीप्लाई कर दो, E डेल्टा V अपॉन डेल्टा न्यू। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके देखिए E क्या है? इलेक्ट्रॉन पे पाया जाने वाला चार्ज हमको मालूम है। डेल्टा V यहां से पता चल जाएगा, ये V है ना, जहां भी ग्राफ में डेल्टा V निकालना होगा 2 V के बीच। और डेल्टा न्यू की वैल्यू भी इधर फ्रीक्वेंसी का है, यहां से पता चल जाएगी। तो आप प्लैंक्स कांस्टेंट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो हाउ इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट डिटरमाइंड फ्रॉम द ग्राफ? इस तरीके से आप डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये बड़ी आसान सी बात है और इससे आप डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। ई डेल्टा वी अपॉन डेल्टा न्यू। और भी कई तरीके हैं जिससे इंटरसेप्ट फॉर्म से भी किया जा सकता है वगैरह वगैरह, लेकिन आप इसको आसानी से पकड़िए कि ये अगर ग्राफ हमारे पास है, ई डेल्टा वी अपॉन डेल्टा न्यू कर देंगे तो आप इससे एच निकाल पाएंगे। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। 3 का सेकंड पार्ट को भी हैंडल करते हैं, जहां पर लिखा हुआ है राइट टू मेन ऑब्जर्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट which could only be explained by Einstein फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इन्होंने बताया कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी जो उसी से एक्सप्लेन की जा सकती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली बात, ये इक्वेशन थी के मैक्स, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वाली, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, जिसे एच अगले लो कॉमन, तो न्यू माइनस न्यू नॉट। तो इन्होंने पहली चीज क्या बताई? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहां पर क्या है कि इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, अगर हमारा न्यू नॉट से छोटा हो जाएगा तो उस केस में आप देख रहे हैं के मैक्स लेस देन 0, मतलब के मैक्स विल बी नेगेटिव। दिस इज मीनिंगलेस, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, या तो 0 होगी या पॉजिटिव होगी। तो यहां निगेटिव हो जाए ये सेंसलेस बात है।
गड़बड़ बात है, नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब है कि ये जब संभव नहीं है तो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि ये होने पे ये हो रहा था, ये हो नहीं सकता तो ये भी नहीं हो सकता, यानी दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है। उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे हमारा फोटोन का कुछ भी इंटेंसिटी रहे, लेकिन वो फोटो इलेक्ट्रॉन एग्जिट नहीं करा पाएगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या मिनिमम फ्रीक्वेंसी एक चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर, जो होने के बाद ही फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट कर सकते हैं, अदरवाइज वो एमिट नहीं होंगे। तो ये इन्होंने एक्सप्लेन किया आइंस्टाइन साहब ने। और नंबर 2 की बात कर लेते हैं। इसी इक्वेशन में आप देखिए तो यहां पर इसी दोबारा नहीं लिख रहा हूं, इसी इक्वेशन से साफ दिख रहा है कि K max इज प्रोपोर्शनल टू न्यू। यहां पर देखिए अगर न्यू को आप बढ़ा देंगे तो, क्योंकि न्यू नॉट कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, न्यू बढ़ाने पर K max बढ़ती है। तो इसका साफ मतलब है कि K max इज प्रोपोर्शनल टू न्यू। तो यहां से यह भी बात साबित हो जाती है कि काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो निकल रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ photons, not on the intensity। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करते। जबकि वेव थ्योरी में हमारा इंटेंसिटी बढ़ाने पर एनर्जी बढ़ा करती थी, जो यहां नहीं हो रही है। तो ये जो पिक्यूलियर एक ऑब्जर्वेशंस हैं जिसका एक्सप्लेनेशन आइंस्टाइन ने दिया, वो दो चीजों से एक्सप्लेन किया जा सकता है। और इस तरह आप लिख देंगे 100% नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे की चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका, और इस बात को हम लोग बढ़ाएंगे आगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 था जहां तक। अब आ जाते हैं अगले सेक्शन में, सेक्शन नंबर बी पर। बी में है, सेक्शन बी कंटेन्स 8 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस है 3-3 नंबर के। तो इसकी प्रिपरेशन तो आप इस तरह कर ही रहे होंगे। ये चौथे नंबर पे आ गए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पर। राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और आप ये मान के चलें कि ये क्वेश्चन आएगा। क्या, कौन सा? न्यूक्लियर फोर्स पर इनकी प्रॉपर्टीज पे 5-7 प्रॉपर्टीज होती हैं, कम से कम 3 प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस। शॉर्ट रेंज फोर्सेस का मतलब क्या होता है? कुछ ही दूरी तक काम करते हैं। अगर कुछ ही रेंज तक, अगर ज्यादा दूरी हो गई तो भी काम नहीं करेंगे, और कम दूरी हो गई तो भी काम नहीं करेंगे। और नॉर्मली इनका जो रेंज होता है वो रहता है 1 फर्मी से लेकर 4.2 फर्मी तक। तो स्ट्रांगली दे आर अट्रैक्टिव within a range of 1 Fermi to 4.2 फर्मी। यानी इतनी डिस्टेंस के बीच, फर्मी डिस्टेंस की यूनिट है, तो 1 फर्मी से 4.2 फर्मी के बीच में अच्छा खासा बहुत तगड़ा अट्रैक्शन होता है। 1 फर्मी से कम की डिस्टेंस हो जाएगी तो भी नहीं, 4.2 फर्मी से ज्यादा हो जाएगा तो भी नहीं। ठीक, तो पहला हो गया न्यूक्लियर फोर्सेस और शॉर्ट रेंज फोर्सेस, और ये शॉर्ट रेंजेस फोर्सेस होते हैं। अब 4.2 फर्मी से अगर ज्यादा हो जाता है तो ये इनका अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। अबव
4.2 Fermi, attraction becomes very less या लगभग 0, very less, and below 1 Fermi there is repulsion, there is a repulsive force, यानी अगर एक फर्मी से पास ले आओगे तो रिपल्शन लगने लगता है साहब, अट्रैक्शन की जगह। नंबर 3 प्रॉपर्टीज पूछी थी, ये इनके पास चार्ज इंडिपेंडेंट बिहेवियर होता है, तो चार्ज इंडिपेंडेंट बिहेवियर मतलब ये न्यूट्रॉन में लगते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में लगते हैं, प्रोटॉन में लगते हैं, इस तरह से समझिए। यानी जो अट्रैक्टिव बिहेवियर है इसके लिए चार्ज होना जरूरी नहीं कि प्रोटॉन पे चार्ज है तो ही लगे, न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं फिर भी लग रहे हैं। तो ये 3 प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हैं, और प्रॉपर्टीज भी जानी जा सकती हैं, लेकिन कम से कम इस सवाल को देखते हुए ये बात हमारी समझ में आनी चाहिए। चलते हैं अगले सवाल पे, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ, एक न्यूमेरिकल है, a parallel beam of light of wavelength 600 nanometer is incident normally on a slit of width d. If the distance between the slits and the screen is 0.8 meter and the distance of second order maxima from the center of the screen is 15 millimeter, find the width of the slit. स्मॉल डी निकालना है। ये डिफ्रैक्शन का सवाल है, दिख गया है 2 स्लिट नहीं है, सिंगल स्लिट है। सिंगल स्लिट का मतलब डिफ्रैक्शन, तो सिंगल स्लिट है, डिफ्रैक्शन ये समझ में आना चाहिए, लिख के नहीं आएगा कि डिफ्रैक्शन का सवाल है कि इंटरफ्रेंस का सवाल है। अब यहां पर सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा की बात कर रहा है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई आप जानते हैं, 2n+1 d लैम्डा अपॉन 2d। तो यहां पुट कर देंगे n बराबर सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा, तो x की वैल्यू लिखोगे 2, n की वैल्यू 2 रखोगे, तो 4+1 5/2, तो 5/2 d लैम्डा अपॉन d। तो x की वैल्यू ये आ गई, आप जैसा ठीक समझ पाए। अब सारी वैल्यू पुट कर देनी है और d निकाल देना है, मतलब हमको चाहिए था स्मॉल d, तो स्मॉल d का मतलब हो गया 5/2 dd अपॉन x। वैल्यू रख देना चाहिए, 5/2 तो कोई वैल्यू नहीं है, पता ही है कांस्टेंट है, और कैपिटल D की वैल्यू है 0.8, ये दे रखा है, लैम्डा दे रखा है 600 नैनोमीटर, 600 इंटू 10 की पावर -9, x की वैल्यू दे रखी है कितनी, कहां गई है कि नहीं, 15 फ्रॉम द सेंटर, 15 मिलीमीटर, तो 15 इंटू 10 की पावर -3। इसको आप कैलकुलेट कर मारेंगे, आ जाएगा 80 माइक्रोमीटर। कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। करना इस तरीके से है, तो ध्यान रखना ये कैसा सवाल था, डिफ्रैक्शन वाला, तो ये आपको अंदाजा होना चाहिए। इस तरीके से सवाल लगेगा, आपके सामने है, नोट कर लीजिए, और ऐसे क्वेश्चंस फॉर्मूले वगैरह याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो फटाफट चौवा छक्का मोदी मिसाइल दगा दीजिएगा, मोदी मिसाइल दगा दीजिएगा। और समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए कि यस सर, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल आसान है, मेरे पल्ले पड़ रहा है, मेरे समझ में आ रहा है। और लाइक ठोकते चलिए, इंटरैक्ट करते चलिए। चले अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर, क्योंकि ये आपको समझने में बहुत मदद करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 6 पर। द फोकल लेंथ ऑफ एन EQ कॉनकेव, EQ कॉनकेव का मतलब क्या होता है, ये दोनों ही जो है, अगर इसको R1 ले लें
और इसको R2, तो मैग्नीट्यूड दोनों का RR है। साइन बात करेंगे तो इसका क्या लोगे, इधर रे इधर जा रही है तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, और इधर वाला लिखोगे तो प्लस। समझ में आई बात? इस तरह EQ का मतलब सेम, कॉनकेव लेंस ऐसे बनता है, समझ गए? तो क्या लिखा है, द फोकल लेंथ 3/4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर की, तो जो बोला F लिखो -3R/4, ये गिवन है, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखते थे बचपन में, मतलब 9th-10th में ऐसे कुछ ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या गिवन, जो भी लिख दो यार अपने हिसाब से। तो फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस। अंडर व्हाट कंडीशन विल दिस लेंस बिहेव एज ए कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कब बिहेव करेगा, ये भी बात की है, खैर वो बात की बात है, अभी पहले ये निकाल लेते हैं। तो अब यहां देखिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, और 1/f म्यू -1, वाटर बाहर एयर ले रहे हैं, 1/r1 -1/r2 ये फॉर्मूला रहता है अगर बाहर वाला सरफेस बाहर एयर लिया है तो। अब यहां पर वैल्यू रख देते हैं, कलर को बदल लेना चाहिए, f की जगह 1/-3r/4 और म्यू -1, यहां वैल्यू रख देते हैं 1/-r, उधर से देखिए, और -1/r। आप देख पाए होंगे, इसी को खिसका दूं या उधर लिख दूं, इधर लिख क्या करूं, चलिए इसी के नीचे लिख देते हैं, समझने में आसानी होगी शायद। तो यहां पे अब सॉल्व करने की बात करते हैं, 4 ऊपर चला गया, माइनस साइन को माइनस से मार दो, तो 4/3r बराबर म्यू -1, और ये r मिलके 2/r आ जाएगा। ये इस r से ये r गया कट, ठीक, और इस 2 से 2 काटोगे 2/3 आ जाएगा, 1 + 2/3 5/3, म्यू आ गया 5/3, तो म्यू की वैल्यू हो गई 5/3। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था जो आप निकाल पाए। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, दिख रहा है 2 से 2 काटा 2/3, 1 जोड़ दोगे तो 1 + 2/3 यानी 5/3 आ गया आंसर। शांति से कर लीजिएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक। अब ये कहानी हो गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब कह रहा है कि ये कब कैसा बिहेव करेगा, देखे तो जरा, कन्वर्जिंग लेंस की तरह कब बिहेव करेगा। तो ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह कब बिहेव करेगा इसकी चर्चा कर रहे हैं। बाहर एयर लिया था, अब ये कन्वर्जिंग की तरह कब बिहेव करेगा ये बताइए। तो कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करने के लिए ये जो वैल्यूज हैं, यहां पर जो म्यू की वैल्यू है, ये जो बाहर या तो एयर रखी है, इस एयर को मतलब हमें निगेटिव कर देना चाहिए, म्यू -1 इज लेस देन 0। ये जो फोकल लेंथ हमें दिख रही है, इसकी वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए। तो फोकल लेंथ निगेटिव कर देंगे, काम बन जाएगा हमारा, ये देख पा रहे होंगे। तो या तो कन्वर्जिंग लेंस होगा तो म्यू की वैल्यू लेस देन 1 हो जाए, ये तो अगर कन्वर्जिंग के लिए म्यू की वैल्यू लेस देन 1 कर पाए हम, तो ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर जाएगा। पता नहीं कितनी समझ में आया आपकी ये देख रहा है ना, ये एफ की वैल्यू, तो ये जब एफ रखोगे तो यहां पर म्यू -1 को अगर हम माइनस कर दें, माइनस में आ जाए, म्यू -1 क्या हो जाए, निगेटिव आ जाए। तो अगर ये लेस देन 0 आ जाए तो ये अपनी प्रॉपर्टी बदल देगा। और क्योंकि म्यू क्या है, म्यू तो ग्लास का है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ज्यादा है विथ रेस्पेक्ट टू, अब उल्टा कराना है हमको। अभी क्या है, जब हम म्यू -1 रखते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, ये ज्यादा रहता है। तो म्यू -1 जब आप करोगे
इसको अगर हम लेस देन 0 कर दें तो ये जो प्रॉपर्टी इसकी है ये हो जाएगी अब कन्वर्जिंग। अभी डाइवर्जिंग थी, अभी ये डाइवर्जिंग है, यानी इससे हमें म्यू की वैल्यू अगर लेस देन 1 मिल जाए तो ये कन्वर्जिंग हो जाएगा। अब अगर हमें कन्वर्जिंग कराना है तो बाहर हमें ऐसा मटेरियल रखना पड़ेगा जो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम हो। आइडिया थोड़ा समझ में आना चाहिए आपको, तो ये काम बन जाएगा। खैर आगे चलते हैं, इस पे जूझते नहीं हैं। तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो और इसको समझ सकते हो। चलते हैं एक कदम और आगे, ये क्वेश्चन नंबर 6 आप नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, और इस क्वेश्चन में देखिए लिखा है ए रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर थ्रू एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, undergoes minimum deviation when the angle of incidence is 3/4 of the angle of prism. ठीक, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द प्रिज्म। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो ये एक इक्विलैटरल प्रिज्म है, आप जानते हैं इसमें 60 डिग्री का ए हो जाएगा, बाकी सब भी 60-60, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 60 डिग्री। अब हम जानते हैं कि फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ये हमारा एक रिलेशनशिप होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म एंगल प्लस मिनिमम डिविएशन। इसको आपको याद रखना होगा और मेरे ख्याल से याद भी होगा आपको, कोई विशेष बात नहीं है। अब मिनिमम डिविएशन के ऊपर, एट मिनिमम डिविएशन के ऊपर आई और ई हमारा बराबर होता है। एट मिनिमम डिविएशन हमारा आई बराबर ई हो जाता है, तो हम लोग इस ई की जगह आई प्लस आई लिख देते हैं। ठीक, अब ये हो गया 2i इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम। ये बात भी समझ में आ गई। अब इन्होंने क्या बोला है कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 3/4 ए के बराबर है, गिवन है ये। इसका इस्तेमाल करेंगे और यहां वैल्यू रख देंगे 2 × 3/4 × ए इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम। यहां से डेल्टा एम निकाल पाएंगे, 2 से 2 काटो, 3/2, 1 घटा दो तो 1/a/2 मिला। तो डेल्टा एम की वैल्यू क्या मिल गई, a/2। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हमें क्या मिल रहा है, a/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमें पता है, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन a/2। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, इसका हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो इसको लगाते हैं साहब, तो यहीं पर वैल्यू रख देते हैं, साइन लिखा और ए लिखा, डेल्टा एम की वैल्यू a/2 थी, साइन a/2 है। फिर एक कदम आगे चलते हैं, साइन इसको जोड़िए तो आ जाएगा a में आधा 3/2, 3/4 यानी 3a/4 और नीचे साइन a/2 और a की वैल्यू 60 डिग्री है, वैल्यू रख देनी चाहिए यहां पर। तो मैं इधर ले आता हूं, इसको वैल्यू रख देता हूं, ये क्या है म्यू। तो साइन 3 × 60/4 साइन 60/2, तो इसको डिवाइड मारेंगे तो 15 × 3 साइन 45/30, साइन 45 अपॉन साइन 30 डिग्री। थोड़ा और नीचे लेके आते हैं,
साइन 45 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री, तो साइन 45 1/√2 और ये 1/2, तो 2/√2 ये वैल्यू आती दिख रही है। रैशनलाइज करना चाहें तो √2 मेरे ख्याल से ठीक लिखा है, तो √2 और √2 से मल्टीप्लाई मार देंगे तो ये √2 ही आ जाएगा, यानी 1.414 ये वैल्यू आ गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। लेकिन स्पीड पूछी है, तो अब स्पीड की बात करेंगे। अब हम जानते हैं कि जो स्पीड इन मीडियम होगी, स्पीड पूछी क्या पूछी है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द प्रिज्म, तो ये तो आ गई म्यू, और स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, म्यू होती है स्पीड इन द वैक्यूम अपॉन स्पीड इन द मीडियम, तो Vm इज इक्वल टू C अपॉन म्यू। C कितनी है, 3 × 10⁸ अपॉन 1.414, वैल्यू आ गई 2.12 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आंसर है। एक अच्छा सवाल है और केवल बोर्ड्स के लिए ही अच्छा नहीं है, जेईई मेंस या नीट वाले बच्चों के लिए भी शक्तिशाली सवाल है। मतलब अच्छा क्वेश्चन है, और आप पढ़े लिखेंगे, तैयारी अच्छी करेंगे तो ही आप बढ़िया तरीके से बनाएंगे इसको, वरना गोल गोल घूमेंगे। तो खैर इसको मैं शुरू से दिखा देता हूं, और ऐसे क्वेश्चन आप करके जाएंगे, आपको कोई यू आर ए मोदी मिसाइल मजाक के तौर पर, लेकिन आप ये समझ जाएं कि यू आर ए सचिन तेंदुलकर, आपको कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि आप वेल प्रिपेयर्ड हैं, आप सब जान रहे हैं। कैसे आप मिस करेंगे कुछ भी, ये आप इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और देखिए इसके नीचे वाला भी मैं कहां तक आ गया, शायद ये देखिए यहां तक पूरी बात आपके आ गई है, आप इसको नोट कर सकते हैं और इसको तैयार कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नोट कर लिया होगा, और इसको तैयारी रखिए बेहतरीन ढंग से, सॉलिड तरीके से। हाँ, आगे चलते हैं। आइए, तो आगे आ गए हैं। अच्छा, इसमें ऑप्शन आ गए थे लगता है क्वेश्चन में, तो इस ऑप्शन को भी देख लेते हैं। लिखा ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बाय ए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी बताया है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप या रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, इनके दो जो डायग्राम होते हैं, डी पर, इंफिनिटी पर, डी पर और इंफिनिटी पर, ये डायग्राम्स इनके आप जरूर तैयार करिएगा, और मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर के साथ। इनमें से कोई ना कोई एक सवाल आपके एग्जाम में टपक पड़ेगा, छप चुका है, मुझे दिख रहा है अपनी मन की आंखों से। आप भी आंखें बंद करेंगे तो धुंधला धुंधला दिखेगा, असल में जब एग्जाम देने बैठेंगे तो छपा छपाया दिखेगा। भूलिएगा नहीं, सच बता रहा हूं। राइट द एक्सप्रेशन फॉर दिस एंगुलर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ देयर लेंसेज यूज्ड। खैर, ये समझ गए होंगे आप। अब इसका डायग्राम की बारी है। जहां तक मैंने ये बना दिया था, हाथ से बनाने में समय लगता, इसलिए पकड़ लिया मैंने ये। तो ये देखिए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है, ये हेडिंग भी डाल दी जैसे आपको दिखाई पड़े बढ़िया। इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, समझदारी दिखा सकते हैं। ये कब बना हुआ है, ये देखिए, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंट ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। यानी फाइनल इमेज कहां है, फाइनल इमेज हमारी एट डी पर है। मैं लिख भी दे रहा हूं जिससे कहीं गफलत ना हो आपको। ये देखिए डी लिखा भी है, फाइनल इमेज हमारी कहां पर है, डी पर है। इसमें ये देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये हमारा आईपीस है।
प्रैक्टिस के तौर पर ये ध्यान रखिएगा, इसको जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा बेटा। और मैं फिर सजेस्ट करूंगा, इसको देखकर मन में कंट्रोल एस सेव कर कर वहां पर फाइल ओपन करने की कोशिश मत कीजिएगा। फाइल करप्ट मिलेगी आपको एग्जाम में। अगर आपने कंट्रोल एस किया और वहां पे कंट्रोल ओ किया तो फाइल नॉट फाउंड या फाइल करप्टेड मिलेगी। इसके कंट्रोल एस करने से पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी कॉपी, रफ कॉपी खोलकर पेंसिल, रूलर, स्केल, जो भी भाषा बोलते हैं उससे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तब आप कंट्रोल सेव करेंगे, तब कंट्रोल ओ को ओपन करेंगे, कंट्रोल ओ करेंगे तो फाइल बढ़िया खुलेगी। समझ पा रहे हैं ना? मजाक अपनी जगह, लेकिन सोल ऑफ ये जो मैं कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूं वो आपके जहन में, जहन का मतलब दिल में, मन में, बुद्धि में, आत्मा में घुसना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों समझ लेना, मैं इस तरह से बात करता हूं, लेकिन मुद्दा आप पकड़ना बेटा, है ना? समझ रहे हो ना बेटा? ऐसा नहीं हो कि बस आपने फोटो खींच ली दिमाग में। इतना वो होते हैं कुछ 1 करोड़ में एक आदमी, उनकी छोड़ दीजिए। 1 करोड़ में एक आदमी होते हैं, ठीक है होते होंगे। अब कई लोग टॉपर ऑपर भी बोल देते हैं, मैंने एक बार पढ़ा याद हो गया। अरे हो जाता होगा, छोड़ो उनकी। हम लोग को ऐसे ही करना है, और हम लोग ऐसे करके भी सचिन तेंदुलकर बनेंगे। सचिन तेंदुलकर ने भी खूब प्रैक्टिस की थी बनने के लिए। सच्चा आदमी ऐसे ही बोलता है, ये नहीं कि मां के पेट से निकले और समझ गए होंगे वापसी करते हैं। तो आप इसको जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसा नहीं कि अरे मैं कर लूंगा, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, वरना क्या होगा, कहीं गलती से गिरेंगे तो पीछे बहुत चोट लगती है। आगे समझ लीजिए, ये रही की बात। कॉन्फिडेंस इज गुड, बट ओवर कॉन्फिडेंट इज वेरी खतरनाक, बहुत चोट लगती है। नहीं, आगे चलते हैं। m बराबर -FO अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D। ये क्या है? मैग्नीफाइंग पावर, मतलब छोटू इमेज को बड़ा इमेज कितना करेगा। ये छोटू इमेज थे, ये बड़ू इमेज है, इससे डायग्राम में इतना बड़ा नहीं बना पाए दिखाने के लिए। -FO अपॉन FE, FO मतलब ऑब्जेक्टिव, FE मतलब आईपीस। और यहां पर देखिए लार्ज मैग्नीफाइंग पावर के लिए FO की वैल्यू हमारी FE से काफी बड़ी होनी चाहिए। टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ आईपीस से, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव से बड़ा होना चाहिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये छोटा होना चाहिए ऑब्जेक्टिव। उल्टा होता, याद रखना, पकड़ लोगे तुरंत। गुड, वेरी गुड। अब इसका दूसरा डायग्राम, भाई बहन, मतलब ये क्या है? फाइनल इमेज एट इंफिनिटी मतलब रिलैक्स्ड आई के लिए। काफी देर तक देखो, दर्द नहीं होगा सर में, आंखों में पानी नहीं आएगा। नॉर्मल आई, रिलैक्स्ड आई इंफिनिटी पे बनाने के लिए ये लिख भी दिया है, जैसे कहीं आपको दिक्कत ना हो। मैं पूरी मेहनत करता हूं, ध्यान रखता हूं कि आप कंफ्यूज ना हो, आपको दिक्कत ना हो, आपको आसान लगे फिजिक्स। पूरी मेहनत करता हूं मैं, ऐसा नहीं अगड़म बगड़म, जिससे आपको आसानी लगे और आप इसका फायदा उठा सकें बेटा। इसी बात पे अगर आपको अरविंद सर की मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता है। चलिए लाइक कीजिए, आइए आगे चलते हैं। तो ये फाइनल इमेज का किस तरह से फोटोग्राफ बनाना है डायग्राम आप समझ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव, आईपीस, ऑब्जेक्ट ये रखा है और इंफिनिटी पे इमेज बनेगा। ये इसका मैग्निफिकेशन क्या बनेगा? m बराबर -FO अपॉन FE। यहां भी देख रहे हैं आपको ज्यादा मैग्निफिकेशन के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ FE से ज्यादा बड़ा होना चाहिए। बात समझ गए होंगे। ये डायग्राम बच्चों जरूर तैयार कर लीजिएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का भी आएगा जरूर, 100% बता रहा हूं। बाकी तो आप समझदार हैं ही। खैर, और क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंच गए हम लोग, और इसको भी फटाफट लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉन एंड ए फोटोन ईच हैव ए वेवलेंथ, दोनों की 1 नैनोमीटर है। फाइंड देयर मोमेंटा, तो मोमेंटा निकालते हैं दोनों के लिए। तो फोटोन के लिए दोनों के लिए सेम आएगा मोमेंटा
ऑफ फोटोन P is equal to h upon lambda 6.6 into 10 की पावर माइनस 34 1 into 10 की पावर माइनस 9, तो 6.6 into 10 की पावर माइनस 25 kg मीटर पर सेकेंड। और इसी तरह मोमेंटम या इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन इसकी वैल्यू क्या होगी, P इज इक्वल टू अगेन सेम चीज h अपॉन लेमडा 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 1 इंटू 10 की पावर माइनस 9 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 25 kg मीटर पर सेकेंड। उसके बाद देखते हैं क्या बता रहे हैं। ये पहला वाला था कहानी। नंबर 2 कहानी, देयर एनर्जी ऑफ द फोटोन, तो एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन जिसे लिखते हो E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। H की वैल्यू है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लेमडा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 9। कैलकुलेट करेंगे तो 1.98 इंटू 10 की पावर माइनस 16 जूल ये एनर्जी होगी। दूसरा आंसर मिल गया आपको, ये पहला मिला था। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब तीसरी बात करते हैं जो है काइनेटिक एनर्जी। तो के ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन 2m, तो P स्क्वायर अपॉन 2m यानी 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 25 ऊपर जो निकाला है अपॉन 2 मास 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, वैल्यू हो गई 2.39 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको दिख रहा है। पहले क्वेश्चन ऊपर दिखा देता हूं। इस तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है। ये यहां से पिकअप कर लें, क्वेश्चन को थोड़ा इधर ले लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी कंफर्टेबली ले सकते हो ले लें। और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं जिससे आप पूरी स्क्रीन पर आप इसके सॉल्यूशंस को देख पाएं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आइए फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं हम लोग। इसको भी करने का प्रयास करेंगे। इन द फॉलोइंग डायग्राम एन ऑब्जेक्ट O, ये ऑब्जेक्ट O है, इज प्लेस 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। इस कॉन्वेक्स लेंस के सामने ये प्लेस किया है 15 सेंटीमीटर दूर। L1 ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, इसकी जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, प्लस में 20 सेंटीमीटर। एंड द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट I, ये फाइनल इमेज बन रही है यहां पर I पर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेकेंड लेंस। इस सेकेंड लेंस से 80 सेंटीमीटर दूर है, ये 80 सेंटीमीटर है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस L2, इसकी फोकल लेंथ हमें F2 पता करनी है। चलिए शुरू करते हैं, बहुत आसान है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे फिगर में देखिए कितना आसानी से होगा। फॉर फर्स्ट लेंस या फॉर फर्स्ट यानी L1 लेंस, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर नहीं, लेंस फॉर्मूला। तो U कितना है यहां पर बेटा, U है -15 सेंटीमीटर। V कितना है, V तो V हमको पता नहीं है, F पता है, F L1 या F1 कह दीजिए।
F1 है +20 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f फॉर्मूला होता है, और इसको मैं यहीं लगा देता हूं, तो 1/v हमको मालूम नहीं, माइनस 1/u लिखा तो -15 और 1/+20 ये लगाया, तो 1/v निकालने गए तो 1/20 प्लस के बाद -1/15, 60 एलसीएम आते दिख रहा है, 3 - 4 -1/60, तो यहां से v कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। v -60 सेंटीमीटर का क्या मतलब है कि इमेज यहां p पे बन गई है, माइनस में है ना, प्लस में होती तो उधर बनती, -60 सेंटीमीटर, यानी यहां से 60 सेंटीमीटर दूर। उम्मीद है आप इस बात को पकड़ पाए होंगे। अब देखिए, फॉर लेंस 2, फॉर सेकेंड लेंस, यानी L2 के लिए सेम कार्रवाई कर रहे हैं। U कितना हो जाएगा इसके लिए, देखिए तो U हो जाएगा, इतनी डिस्टेंस 60 है और ऊपर से 20 ये है, दिस इज 20 एंड दिस इज 60, तो टोटल 80 हो गया, तो ये हो गया -80 सेंटीमीटर। उम्मीद है बात को समझने में मदद मिली होगी। 20 ये और 60 ये, 80 सेंटीमीटर। F पता नहीं है, V पता है यहां से, तो यहां से V है पॉजिटिव का 80 सेंटीमीटर, तो V2 या V ही लिख देते हैं, ठीक है। कितना है, 80 सेंटीमीटर प्लस का। अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f2 लिख देता हूं। 1/v मतलब 1/+80 माइनस 1/u 1/-80, दोनों 80 आ गए हैं, ठीक है, आ गए हैं तो क्या करें, 80 और ये रहा f 1/f2, तो इनको जोड़ेंगे 80, तो ये जुड़ जाएंगे 80 और 2/80 1/40, यानी F2 यहां पर आ रही है 40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, दिस इज दी आंसर। ये हमारा आंसर है, 40 सेंटीमीटर है इसकी। इस तरह के सवाल आए, बड़े प्यार से आप इसको कर डालिएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखिए कितना आसानी से हुआ, और 4 लाइनें 5 लाइनें लिखी हैं हमने भी समझाने के लिए, वरना तो ये एक ही लाइन में ओर ली और ये एक ही लाइन में ओर ली। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत आता है ना, आ रहा है और थोड़ी समझदारी, आप भी कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यू कैन ऑल्सो डू इट, थोड़ा करने की चाहत, थोड़ी समझदारी और थोड़ी प्रैक्टिस, हो जाएगा आपसे 100% आप कर लेंगे। तो ये रही बात, और इसको आप नोट कर लीजिए, अगला सवाल बनाएंगे। तो ये देखिए, तो इसको नोट कर लें आप, मेरे ख्याल से नोट कर पाए होंगे। और इसी तरीके से ये हो ही गया था, यहां आ ही गया था आपके सामने पूरा। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, शो बाय गिविंग ए सिंपल एग्जांपल हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। तो पहले वाले में देखिए, जो ईएम वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, क्यों? क्योंकि ईएम वेव्स कैन हीट अप द स्टफ, किसी भी चीज को गर्म करने की ताकत रखती है, एनर्जी है तभी तो, और जनरेट फोटो करंट इन फोटो सेल्स।
तो ये कहानी पहले वाले की है, तो पहले वाले में आप ये बात लिख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ढंग से। बात नंबर 2 की लेते हैं। हाउ आर माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस्ड? Why is it necessary in microwave ovens to select the frequency of microwaves to match the resonant frequency of water molecules? तो माइक्रोवेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं? माइक्रोवेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल वैक्यूम tube like the, उनके कुछ स्पेशल नाम, क्लिस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन एंड गन डायोड, इनमें ये प्रोड्यूस की जाती हैं। अब ये माइक्रोवेव्स में इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच करानी इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरा जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स का वो बढ़ाने के लिए। तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड efficiently to the kinetic energy of the molecules. ये सेकंड वाले का है कि क्यों हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मैच करानी होती है। राइट टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ इंफ्रारेड वेव्स। अभी तीसरी बात कर रहे हैं कि इंफ्रारेड जो वेव्स होती हैं इनका यूज क्या है। रिमोट स्विचेस में काम आ जाती हैं, नाइट विजन डिवाइसेस में होती हैं। तो इंफ्रारेड वेव्स यूज इन नाइट विजन, रात में डिवाइसेस, ड्यूरिंग, वैसे भी कभी कभी ड्यूरिंग वारफेयर, लड़ाई वड़ाई जब होती है तो रात में देखने के काम आ जाती हैं। और रिमोट जो होते हैं, रिमोट स्विचेस, इन रिमोट स्विचेस, रिमोट कंट्रोल जो होते हैं रिमोट स्विचेस, उनमें भी इसका इस्तेमाल इंफ्रारेड का किया जाता है। तो ये मैंने पूरी चीज लिख के आपको बता दी, इसको आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 था। आगे की बात करेंगे और इसको नोट कर लें आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए या स्क्रीनशॉट ले पाए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अब इसी का जो ऑप्शन वाला एक क्वेश्चन था वो हमारे सामने है। यहां पर देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। बोला इन ए मॉडिफाइड सेटअप ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इट इज गिवन दैट SS2 माइनस SS1 इक्वल टू लैम्डा बाई 4। अब नॉर्मली हमारे सेटअप में क्या होता है बेटा ना कि ये सेंटर पर होता है S, ये डिस्टेंस हमारी कोई पाथ डिफरेंस इसमें नहीं होता। इस सेटअप में है, इन्होंने थोड़ा छेड़खानी कर दी है और वो सेटअप में डिफरेंस दे दिया है कि SS2 माइनस SS1 में लैम्डा बाई 4 का पाथ डिफरेंस है। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, यानी SS2 जो है वो बड़ा है और SS1 उससे छोटा है लैम्डा बाई 4 का। तो दोनों इक्वल नहीं है, फर्क आ गया है। इसकी वजह से यहां पैटर्न में डिफरेंस आ जाएगा। अब यहां लिखा है कि that is the source S is not equidistant from the slits S1 and S2
ऑब्टेन द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट एनी पॉइंट P। यहां पर P पर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन बताइए अब इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस। तो ये डेल्टा लिख दो या डेल्टा एक्स लिख दो, वो देख लेंगे। S2P माइनस S1P, ठीक। और डज दी ऑब्जर्व सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ये कह रहा है जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हमें O पे मिला करती थी, लाई अबव, अब क्या ये ऊपर मिलेगी या नीचे मिलेगी? पहले तो सेंटर में मिलती थी, अब कहां मिलेगी? गिव रीजन टू द सपोर्ट योर आंसर। समझ गए होंगे पूरी कहानी। अब यहां पर जो गिवन सिचुएशन है, देखिए इस डायग्राम को थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। इस सिचुएशन के हिसाब से हमारा दे रखा है SS2 माइनस SS1 इज इक्वल टू लेमडा बाई 4, ये गिवन है। अब जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स क्या है? पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस वेव्स रीचिंग एट P। ये पाथ डिफरेंस है जो वेव्स हमारी P पर पहुंच रही हैं। ये ऐसे पहुंचेंगी ना, सपोज करिए ऐसे, तो ये पाथ डिफरेंस है। क्या पाथ डिफरेंस होगा? देखिए उसको हम कैसे लिख सकते हैं? SS2 प्लस S2P। भाई यहां से बात करें तो SS2 प्लस S2P ये पाथ है पूरा, और अगले का SS1 प्लस S1P माइनस SS1 प्लस S1P, ये पाथ का डिफरेंस निकाल लिया। अब यहां पर देखिए लिख लेते हैं SS2 के साथ SS1 ले लो और प्लस S2P माइनस S1P। समझ पाए होंगे। अभी SS2 माइनस SS1 तो हमें दे रखा है लेमडा बाई 4, तो यहां पर थोड़ा ऊंचा कर लेते हैं, और ये वैल्यू हमें गिवन है कितनी? लेमडा बाई 4। और ये जो वैल्यू थी ये हम निकालते आए हैं पहले से डेरिवेशन में अपने, तो ये वैल्यू कितनी होती थी? YD/D। y क्या होता था? सेंटर वाले से ये दूरी, दिस इज y। ये डेरिवेशन हम पहले कर चुके हैं, जो सीखे हैं। तो YD/D, और ये लेमडा बाई 4 एडिशनल। और व्हाट इज दिस? दिस इज द पाथ डिफरेंस। तो ये हमारा एक पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला बन गया। मैं दोबारा एक अच्छे से लिख देता हूं, डेल्टा x बराबर लेमडा बाई 4 प्लस YD/D। ये देखिए पाथ डिफरेंस का जो फॉर्मूला हमारे आता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल सा हो गया है, बात पकड़ पाए होंगे आप। अब देखिए कंस्ट्रक्टिव, इतनी बात हो गई। अब यहां पर अगर बात करें कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पॉइंट P, एट पॉइंट P हमारा पाथ डिफरेंस जो होना चाहिए, पाथ डिफरेंस वो होना चाहिए डेल्टा x मस्ट बी n लेमडा। ये हमने सीखा हुआ है। तो यहां पर वैल्यू क्या रख देंगे इसकी, पूरे की डेल्टा x की जगह लेमडा बाई 4 प्लस YD/D बराबर n लेमडा। और यहां से हम YD/D निकालें अगर, तो आ जाएगी वैल्यू n माइनस 1/4 लेमडा। और ये कंडीशन कही जा सकती है, अगर D/D को पहुंचाना चाहो तो पहुंचा सकते हो, वरना कोई बात नहीं है। वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हो गई। डिस्ट्रक्टिव के लिए बात कर ली जाए, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पॉइंट P, पाथ डिफरेंस हमारा कितना होना चाहिए? पाथ
डिफरेंस, डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2। ये हमारी डिस्ट्रक्टिव के लिए थोड़ा ऊपर करेंगे। अब यहां के हिसाब से डेल्टा एक्स की वैल्यू लिख देंगे लेमडा बाई 4 प्लस वाई डी अपॉन डी बराबर 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2। ये सिचुएशन यहां बननी चाहिए। तो वाई डी अपॉन डी कितना आ गया? वाई डी अपॉन डी इज इक्वल टू लेमडा बाई 4 को इधर ले आओ। जब सॉल्व करोगे लेमडा बाई 4 को इधर लाके सॉल्व करोगे तो वैल्यू बन जाएगी कितनी? आएगी 4n-3 लेमडा अपॉन 4। इसको इधर लाके सॉल्व कर सकते हैं, घटा वटा के सेट कर लीजिएगा। यही वैल्यू आएगी 4n-3 लेमडा बाई 4। और यहां पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये डिस्ट्रक्टिव के लिए, ऊपर वाला कंस्ट्रक्टिव के लिए वैल्यू निकल आई। और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की बात की जाए तो यहां एक इंटरेस्टिंग चीज निकलेगी। फॉर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पुट n इज इक्वल टू 0। ये इन इक्वेशन नंबर 0 कंस्ट्रक्टिव है, ब्राइट फ्रिंज है, तो n बराबर हम 0 पुट कर देते हैं यहां। अगर n बराबर 0 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे तो वैल्यू क्या निकलेगी? वाई डी अपॉन डी इज इक्वल टू माइनस लेमडा बाई 4। मतलब y की वैल्यू आ रही है माइनस लेमडा बाई 4 डी अपॉन डी। ये देखिए y की जो वैल्यू आई है माइनस लेमडा कैपिटल डी अपॉन 4d। इससे क्या पता चलता है? सेकंड वाले का ऑप्शन नंबर 2 जो पूछा था कि आखिर ब्राइट वाली सेंटर से किधर जाएगी, ये निगेटिव वैल्यू आ गई। देखिए तो ये जो ओ सेंटर में बन रहा था, ये सेंटर किधर बनेगा? माइनस नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू है। तो ओ डैश अब यहां आ जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा नीचे की तरफ निगेटिव वैल्यू के तहत। तो क्या होगा? ओ डैश बिलो द सेंटर ओ ऑफ द स्क्रीन। ये ओ क्या है? जहां पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिल रही है। ये दोनों का प्रॉपर जवाब है। एक बहुत ही हॉट्स टाइप का क्वेश्चन है। मैंने इसको भी आसानी से आपको समझा दिया, कोई भी बात छोड़ी नहीं गई है। ये हॉट्स टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान दे लीजिए इसको। तो इस तरीके से बात आपके सामने है और आप इसको नोट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैं इसको दिखा देता हूं शुरू से, जिससे कि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। और देखिए बिल्कुल टेंशन नहीं है। और जो बच्चे मैंने कहा जेईई मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं, नीट की भी कर रहे हैं, ये सब कॉन्सेप्ट देखिए कितने आसानी से आप समझ सकते हैं अगर थोड़ा सा फिजिक्स आसान है। अरविंद सर फिजिक्स आसानी से पढ़ाते हैं, आसान भाषा में पढ़ाते हैं, बस यही चीज चाहिए आपको। खैर, तो नीट वाले बच्चे भी आसानी से समझ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस, इतने टफ क्वेश्चंस वैसे नीट में नॉर्मली नहीं पूछे जाएंगे। एम्स वगैरह में टपक पढ़ें तो टपक पढ़ें, वरना जब भी आएंगे तगड़े क्वेश्चंस में गिने जाएंगे। खैर, आप इसको नोट कर सकते हैं। है कुछ नहीं ज्यादा इसमें, लेकिन फिर भी आपको मतलब हॉट्स में है ये। नॉर्मल बच्चा अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं रखता तो ये सवाल कर पाने में चूक जाएगा, वो एक तय है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगला सवाल करेंगे हम लोग, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 11। तो ये मेरे ख्याल से ये पूरी सवाल हो गया है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ गए हम लोग और इसको भी देखते हैं। इन द गिवन फिगर फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी में हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या देखिए, ये डायोड लगा हुआ है। ये क्या है? डायोड। और ये डायोड लगा हुआ फॉरवर्ड बायसिंग में।
डायोड जब फॉरवर्ड बायसिंग में होता है तो इसका रेजिस्टेंस इज वेरी लेस। अगर ना दिया हो तो आप लगभग इसका रेजिस्टेंस मानते ही नहीं है। कैसे मालूम कि फॉरवर्ड बायसिंग में है? हमको ऐसे मालूम कि फॉरवर्ड बायसिंग में है क्योंकि पीएन में देखिए पी वाला सिरा प्लस से जुड़ा है और माइनस वाला सिरा एन से जुड़ा है। पी वाला प्लस से, एन वाला माइनस से, इसलिए फॉरवर्ड बायसिंग में। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में है और रेजिस्टेंस काफी कम है। बात पकड़ में शायद आ रही हो आपके, उम्मीद ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को समझते हुए अब इस डायग्राम, क्योंकि ये अगर फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस है नहीं तो इसका होना ना होना हमारे लिए माने नहीं रखता। मतलब अब अगर इसको मैं रीड्रॉ कर लूं डायग्राम को, तो मैं कैसे बना लूंगा? कुछ ऐसा डायग्राम बना दूंगा। डायोड हटा दिया है क्योंकि वो रेजिस्टेंस दे नहीं रहा है। ये देखिए एक अच्छा बुरा डायग्राम जो भी आपको दिखे, इस तरह का डायग्राम बन गया है। 10 किलो ओम, 10 किलो ओम और 10 किलो ओम और ये 30 वोल्ट। अब यहां पर साफ दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। अगर ये दोनों पैरेलल में हैं तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा? आरपी लिख देता हूं। 10 10 है 5 हो गया, हम पहले से जानते हैं। तो R1 इंटू R2, R1 प्लस R2 हम जानते ही हैं 100/20, यानी कि कितना आ गया? 5 किलो ओम। तो ये बचा 5, 10 और 5 यानी R इक्विवेलेंट 15। 10 के में 5 की सीरीज, तो 10 प्लस 5 यानी 15 किलो ओम टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहा। आई निकाल लेते हैं कितना है। तो करंट हो गया आई, तो आई इज इक्वल टू V अपॉन V कितना था? R इक्विवेलेंट 30/15 किलो ओम, 15 इंटू 10 की पावर 3, तो वैल्यू हो गई 2 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। अब हमें यहां AB के क्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो AB के क्रॉस वोल्टेज निकालने का तरीका क्या रहा बेटा? तो यहां पर करंट तो आ गई, करंट है टोटल इसमें जाने वाली 2 इंटू 10 की पावर -3, और वोल्टेज कितना है इसके अक्रॉस? तो वोल्टेज अक्रॉस रहेगा, ये टोटल इक्विवेलेंट इसका कितना आया था? 5 आया था। तो 5 के क्रॉस निकालें या घटा के निकालें? अरे इसी में से ड्रॉप करा के माइनस कर देंगे ना। तो इसमें निकाल लेते हैं, ये 10 वाला था ना। तो वोल्टेज क्या लिख दिया? एट 10 किलो ओम, तो आई लिख दो, और इसका वाला आर इस पे निकाल लें। फिर जो बचेगा टोटल 30 वोल्ट में वो घटा देंगे तो इस पर मिल जाएगा 10 किलो ओम। किलो ओम, ये मर गया, आ गया 20 वोल्ट, 10 वोल्ट आंसर आ गया। तो वोल्टेज V एट A एंड B, या वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन, या VAB लिख दें। सो VAB कितना रहा? 30 वोल्ट टोटल में से आप 20 वोल्ट घटा दीजिए, 10 वोल्ट आपका आंसर आ गया। बस खेल खत्म, आंसर आ गया। किसी और भी बहुत तरीके से निकाल सकते हैं, जो दिखा निकाल दिया। आप और भी 75 तरीके हैं निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं। ऐसा ना समझें कि एक सवाल को निकालने का एक ही तरीका है, कई तरीके से निकल सकते हैं। ये जो तरीका सामने दिखा वो मैंने कर दिया, और इस तरीके से सवाल को बनाया जा सकता है। इसको नोट कर लीजिए। करेंगे सेक्शन C का केस स्टडी वाला सवाल, तो ये आप नोट कर पाए होंगे ऐसी उम्मीद कर रहा हूं मैं। ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है आराम से।
और आते हैं केस स्टडी वाले सवाल पर। तो ये सेक्शन सी है, केस स्टडी क्वेश्चंस। 5 नंबर का ये सवाल रहेगा केस स्टडी वाला, तो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस भी इसमें देख लेते हैं। अच्छी केस स्टडी है, मजबूत। चलिए देखते हैं। तो केस स्टडी क्वेश्चन, सोर्सेज ऑफ लाइट, कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर। ये देखिए दिमाग हिलाने वाली सिचुएशन है, अभी आपको समझाते हैं। 2 स्लिट्स S1 S2, ये 2 स्लिट हैं, देखिए ये S1 और ये S2, ग्रीन कलर लेते हैं। ये S1 S2 हैं, 2 स्लिट्स हैं। प्लेस सिमेट्रिकली अराउंड द सेंट्रल लाइन, ये सेंट्रल लाइन जो है इसके सिमेट्रिकली है, डी में आधी आधी, तो ठीक है। आर इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज डी, इनके बीच का सेपरेशन डी है। द लाइट ट्रांसमिटेड बाय द स्लिट्स फॉल ऑन द स्क्रीन S0, बीच में स्क्रीन S0 जो आपको दिख रही है। प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस D, ये कितनी दूर है, D पर। फ्रॉम द स्लिट्स, द स्लिट्स S3 इज एट द सेंट्रल लाइन, ये स्लिट S3 जो है यहां पर देखिए, इस पे स्क्रीन पर एक S3 स्लिट है, ये सेंट्रल लाइन पर है, ये S3 है। एंड द स्लिट S4 इज एट ए डिस्टेंस D फ्रॉम S3, Z फ्रॉम S3, डिस्टेंस Z है, यहां से S3 से S4 Z डिस्टेंस दूर है, देखिए यहां पर है, ये स्लिट है। अनदर स्क्रीन SC, इसके बाद एक स्क्रीन और लगी है साहब, ये देखिए SC इज प्लेस्ड एट फर्दर डिस्टेंस D डिस्टेंस दूर। बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस है, तो ऐसा सेटअप अगर आपने गहन अध्ययन नहीं किया है, गोते नहीं खाए हैं ज्ञान में तो ये समझने में ही दिमाग भारीपन महसूस कर सकता है। खैर चलिए देखते हैं, ऐसा कोई समस्या की बात नहीं है। तो फाइंड द पाथ डिफरेंस Z इक्वल टू लैम्डा D अपॉन 2D, यहां पर Z की वैल्यू जो है ये डिफाइंड है, इतनी है। अब हम बोल रहे हैं पाथ डिफरेंस निकालो, तो हमें देखिए पाथ डिफरेंस निकालेंगे, कितना पाथ डिफरेंस हो जाएगा S1 S2 का जब पहुंचेगा यहां पर। तो हमें पाथ डिफरेंस का एक फॉर्मूला पता था जब हम डेरिवेशन करते थे नॉर्मली, कि पाथ डिफरेंस P इज इक्वल टू XD अपॉन D, ये था पाथ डिफरेंस। जब हम सिंपल डेरिवेशन किया करते थे, ये पाथ डिफरेंस था। ये X क्या होता था, सेंट्रल लाइन से पोजीशन, यानी इस समय Z हो जाएगा, याद है ना ये। यहां कहीं P पर निकालते थे, तो यहां से जो ऐसे जाती थी कहानी, दिस इज X लेते थे डेरिवेशन में, और P था पाथ डिफरेंस, P पर पाथ डिफरेंस P, X ये, और स्मॉल d और कैपिटल D तो हम पहचानते ही हैं। इस किस्से के अनुसार, इस कहानी के अनुसार P ये जो X है Z के बराबर। तो पाथ डिफरेंस अगर निकालना है तो मैं कलर को बदलते हुए P की वैल्यू कहां लिख दूं यार, इधर लिख दे, P की वैल्यू X की जगह Z लिख देता हूं ये। तो लैम्डा D अपॉन 2D ये रहा X की जगह, और स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, ये पाथ डिफरेंस निकलेगा हमारा। ये S1 S2 से जो पहुंचेगा यहां पर, कितना पाथ डिफरेंस है, काटो पीटो तो D से D कटा, स्मॉल d से स्मॉल d, और लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा बाई 2 इज द आंसर, एंड द आंसर इज B। इस तरीके से आपको समझना होगा। अगर किसी बच्चे को इस फॉर्मूले को लेके दिक्कत है तो तुरंत किताब खोल के कंसल्ट कर ले। मैंने बता दिया है ये पाथ डिफरेंस इक्वल टू XD अपॉन D होता है। ये आपको अगर नहीं याद आएगा तो ये सवाल रह जाएगा। याद आना भी चाहिए, और याद आएगा, मैंने जैसा बताया कि मेरी पढ़ाई या जो मैं पढ़ा रहा हूं, सुपर लेवल का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, हाई क्वालिटी टीचिंग, एकदम सरल भाषा में जान लड़ा के बनाता हूं आपके लिए वीडियो, और आगे बनाता रहूंगा। भले वीडियो आने में दिन लग जाएं,
डेली ना आ पाए, लेकिन 2 दिन रुक के आए, लेकिन जब वो वीडियो आए तो आपको देख के आपका प्रॉब्लम दूर हो जाए, देख के मजा आ जाए आपको कि सर मेरी समझ में सब आ गया। तो क्वांटिटी की तरफ बहुत ज्यादा निगाहें नहीं है, लेकिन क्वांटिटी होनी भी चाहिए, लेकिन क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए, एकदम सरल भाषा में, और सुपर क्वालिटी के साथ साथ आसान भाषा, इसकी तरफ मेरा पूरा जोर है, पूरी ताकत है। और ये मैं, आप जब जब मुझे कमेंट करते हैं पॉजिटिव इन नेचर कि सर मेरी समझ में आया, बहुत आसानी से, बहुत बढ़िया बताया, समझाया, कहीं नहीं आ रहा था समझ, यहां समझ में आया, तो मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना जोश मिलता है कि मुझे लगता है कि मैं सही डायरेक्शन में आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। तो मेरा मन कहता है और 10 किताबें खरीदो, और 10 किताबें पढ़ो, और देखो क्या किस टीचर का आउटलुक कैसा है, कैसे बता रहा है वो, क्या उसमें वो बात है, क्या मैं कुछ और जान सकता हूं, क्या मैं कुछ और सीख सकता हूं जो मैं आपके लिए और सरल भाषा का प्रयोग कर सकूं। तो मेरी कोशिश वहां रहती, मैं पढ़ता रहता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि सरल कैसे किया जाए। बाकी तो थ्योरी तो वही है और हजारों टीचरों ने लिखी है, कोई गलत थोड़ी लिखता है, लेकिन उसको कहने की बात है कि कैसे कहा जाए कि आप उसको कनेक्ट कर सकें, कैसे कहा जाए कि आपको सरल लगे, कैसे कहा जाए कि आपके दिमाग में छप जाए, कैसे कहा जाए कि आपका पढ़ने में मन लग जाए। यही तो टीचर का काम है। न्यूटन थोड़ी हूं मैं, न्यूटन साहब तो लिख गए, उनकी थ्योरी घिस रही है, लेकिन कौन कितनी आसानी से बता देगा, कौन कितनी मोहब्बत से बता देगा, कौन कितनी इंटरेस्टिंग वे में सिखा देगा, यही तो है काम। तो आपको अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट से मुझे बताते रहिए, जिससे मुझे मेरा उत्साह बढ़े, मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और ताकत से और सरल भाषा और अच्छी क्वालिटी लेके आऊं, क्योंकि मेरा मन करता है ही करने का। सही बता रहा हूं, सच बोल रहा हूं, क्योंकि मेरा दिल लगता है ये करने का और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी सारी बातें एक तरफ है, देखिए इस वीडियो में कहना ठीक नहीं है, वो तो सबकी जरूरतें हैं, वो तो होना चाहिए, वो करनी पड़ती हैं, लेकिन असली बात ये है मैं करना चाहता हूं आपके लिए। चलिए आगे की बात करता हूं। कभी कभी जोश आ जाता है मुझको भी पढ़ाते पढ़ाते, तो ये थोड़ा सा सीन है। खैर आगे की बातचीत करते हैं। ये बड़ा भाई शानदार क्वेश्चन आ जाता है, लिखा फाइंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू द मिनिमम इंटेंसिटी ऑब्जर्व्ड ऑन एससी। अब ये क्वेश्चन टॉप लेवल का है। अगर बच्चा बिल्कुल ही नहीं पढ़े हुए है तो ऊपर से तेजस विमान की तरह निकल जाएगा ये। खैर कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत पकड़ा सकें आपको, जो पढ़ रहे हैं वो समझ जाएंगे। तो यहां पर ये जो स्क्रीन है एससी वाला, ग्रीन कलर लेना चाहते हैं, ये जो एससी स्क्रीन है इस पे आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का रेशियो हमको चाहिए मेरे बच्चे। ठीक, पहले हमको ये पता होना चाहिए कि आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। आप क्या तो यही फॉर्मूला भर के ही पूछ लेते हैं, बड़ी बात है। फॉर्मूला क्या होता है, I1 प्लस I2 अपॉन अंडर रूट I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने याद किया होगा, हमने भी याद किया है। ठीक है, यहां पर अब ये देखते हैं कि इंटेंसिटी की कहानी क्या है। तो कहां पहुंचे, अच्छा यहां पर जब इंटेंसिटी पहुंचेगी तो यहां पर देखिए, जब यहां पर यहां से निकलने वाली जो इंटेंसिटीज हैं उनको मैं I0 और I0 सेम ले रहा हूं। जब दोनों सोर्सेस से सेम इंटेंसिटी निकलती हैं बच्चों, तो एक फॉर्मूला रहता है, आपको शायद उम्मीद है मालूम होगा। वो फॉर्मूला रहता है कि एक बच्चा पूछ रहा था सर ये फॉर्मूला बुक में नहीं लिखा है, आप डेराइव कर लीजिए, नहीं लिखा है तो मैंने करके बताया वन शॉट में। I0 cos स्क्वायर 5/2, I0 नहीं लिखना चाहिए, I max लिखना चाहिए। I max cos स्क्वायर 5/2, अगर I0 एक तरफ से जा रही हैं तो दोनों की सेम फ्रीक्वेंसीज हैं तो। खैर एनीवे, अगर हम यहां पर बात करें सेम फ्रीक्वेंसीज I0 निकल रही हैं इससे और इससे, तो यहां पर ग्रीन कलर भाई, यहां पर जब पहुंचेंगी तो यहां तो मैक्सिमम ही पहुंचेंगी, सेंट्रल ब्राइट बनता है, तो यहां पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी, 4I0। यहां पे रख के भी देखिए आई मैक्स कितना हो जाएगा, 4I0। आई मैक्स जानते हैं कितना होता है ना, ये तो इतना सिखाने की जरूरत नहीं है। अब I0 बनाए हुए हो तो I0 एक का, दूसरे का भी I0 और इसका स्क्वायर, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो 2I0
और ये वैल्यू हो गई 4I0। तो यहां पर जो वैल्यू पहुंची वो पहुंची 4I0, कंस्ट्रक्टिव था। और यहां पर जब पहुंची तो यहां भी कंस्ट्रक्टिव है। क्यों? क्योंकि देखो पाथ डिफरेंस इतना लिखा हुआ है, इसका पाथ डिफरेंस निकालो। कहां पहुंचे, जगह ही नहीं मिल रही। यहां पे आ जाओ, कोई और कलर। हमने अभी पीछे देखा था ना पाथ डिफरेंस वाला फॉर्मूला, P = XD/D, इसी में धचेड़ दो λD/D, ये x की जगह, और ये d/D। माई नेम इज अरविंद, काटा काटा लेमडा। तो पाथ डिफरेंस लेमडा आया। जब पाथ डिफरेंस लेमडा होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, पाथ डिफरेंस यहां p कितना है, लेमडा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने का मतलब है ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, यानी मैक्सिमा मिलेगा यहां। तो यहां भी I max हो जाएगा, यानी 4I0 के बराबर। ये हाई लेवल क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो यहां भी I max मिल गया, यहां भी I max मिल गया, क्योंकि यहां भी कंस्ट्रक्टिव, यहां भी कंस्ट्रक्टिव। क्यों? क्योंकि पाथ डिफरेंस लेमडा था और यहां तो ब्राइट फ्रिंज मिलनी ही थी। तो अब इसके लिए ये दो सोर्स बन गए। हाई लेवल क्वेश्चन, हॉट जल जाओगे। अब इसके लिए स्क्रीन पर ये दोनों सोर्सेस हैं। दोनों कैसे हैं? 4I0 वाले, ठका ठक ठका ठक ठका ठक। अब यहां पर मैक्सिमम मिनिमा, अब कबाड़ा करने वाले हैं मिलके दोनों। अब यहां पर इस SC के लिए एट SC पे I max और I मिनिमा अगर निकालने जाओगे, समझ रहे होगे, तो ये क्या लिखोगे, I1 I2, तो सब मैक्स 4I0 चल रहा है। तो 4I0 का रूट प्लस 4 लिख भी नहीं पाते हैं अपॉन 4I0 माइनस 4I0, है ना, स्क्वायर भी लगा दो। अब देखिए ये वैल्यू ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, फॉर्मूले में ठोक पीट दिया है, लेकिन नीचे वाला तो 0 आ गया। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, इन्फिनिटी। यानी कि आंसर इज C। देखो इतना बढ़िया क्वेश्चन एकदम, और हम लोगों ने निकाल लिया है। ज्यादा तकलीफ भी नहीं हुई, मैंने समझाया काफी बढ़िया। जो बच्चे थोड़ा सीखना चाहते हैं या दिमाग थोड़ा चल रहा है वो पकड़ ले गए होंगे, और जिनकी नहीं पकड़ में आया, झंझट लग रहा है, वो छोड़ दीजिए। एग्जाम टाइम में ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ज्यादा झंझट नजर आए इसमें, जिन्होंने अब तक ज्यादा बेहतर नहीं पढ़ा है तो इसको स्किप कर दें। वो मैं बिल्कुल सही राय देता हूं आपको। और जिनकी प्रिपरेशन सही चल रही है, उनकी समझ में आया है, गुड, कमेंट करके बताइए। समझ में आया तो गुड, वरना स्किप दैट। एक क्वेश्चन से क्या जाता है, आगे चलेंगे। लेकिन क्वेश्चन दमदार था, इसलिए हमने बोला कि जब मोदी मिसाइल है, सचिन तेंदुलकर है, महेंद्र सिंह धोनी है, तो छक्का तो मारेंगे है। आइए चलिए अगले क्वेश्चन पर, आओ भाई मैदान में। तो अब अगर आगे केस स्टडी चल रही नंबर 3 पर। नंबर 3 लिखा, 2 कोहेरेंट पॉइंट सोर्सेज S1 and S2 आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। ये द फ्रिंज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन विल बी, ये इसके ऊपर चढ़ गया है तो अभी नीचे जाएगा भी नहीं। तो स्मॉल डिस्टेंस एज शोन इन द फिगर लिखा था, एज शोन इन द फिगर, ठीक है, ये डिस्टेंस है इस फिगर में। तो यहां पर क्या होगा कि ये दोनों S1 S2 एक ही लाइन में S1 S2 ऐसे हैं और स्क्रीन ऐसे रखी हुई है, समझ पा रहे हैं ना। ये S1 S2, ये मान लीजिए हमारा, ऐसे ही रखो, ये उंगली पे एक सोर्स है S1 और यहां पर S2 है, S1 S2 और ये स्क्रीन है, ऐसे हैं। तो यहां से बल्ब, ये रोशनी S1 की, S2, तो यहां पर कैसी फ्रिंजेस मिलेंगी, यहां पर फ्रिंजेस मिलेंगी, याद कर लीजिए, कोसेंट्रिक सर्कल्स। तो आंसर इसका क्या होगा, कोसेंट्रिक सर्कल्स। तो आंसर विल बी A, इसको पकड़ के रखिएगा, क्योंकि यहां पर जिस लाइन पर ये रखी हैं उसी के परपेंडिकुलर हमारा स्क्रीन है।
तो कॉन्सेंट्रिक सर्कलिंग मिलेगा। बाकी हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करते थे उसमें अलग कहानी हुआ करती थी, याद कीजिए। खैर उसको बाद में समझेंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज S1 and S2 देयर विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट एन आर्बिट्ररी पॉइंट P if the path difference S1P and S2P is S1P and S2P की बात करें तो हम जानते थे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर है तो S1P माइनस S2P की वैल्यू n लेमडा होती थी, जहां n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 थी कंस्ट्रक्टिव के लिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आर्बिट्ररी की बात कर रहे हैं। इन द केस ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज S1 S2 देयर विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट P इफ द पाथ डिफरेंस S1P and S2 इज दिस वन। तो यहां से ये आंसर क्या निकल के आता है? बी। आंसर इज बी। तो ये 4th नंबर का क्वेश्चन होता है। आगे लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं, उससे पहले आपको याद दिला दूं कि आपके लिए सॉलिड मटेरियल वन शॉट वीडियो जिसमें पूरा चैप्टर ही कवर है, उसका लिंक दिया है, उसको देखे, बहुत फायदा मिलेगा। साथ में डेरिवेशंस के भी वीडियो लिंक में हैं। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बहुत बढ़िया सुपर एक्सप्लेन्ड वीडियो आसान भाषा में आपके लिए मौजूद हैं, और उनमें से क्वेश्चंस आएगा ही पक्का चैप्टर वाइज, उसको भी देखें जिससे आपकी प्रिपरेशन सुपर स्ट्रांग हो जाए। बाकी सैंपल पेपर की मैं प्रैक्टिस करा ही रहा हूं बहुत ही इत्मीनान से और एक्सप्लेन करते हुए। चलते हैं एक कदम और आगे। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4। और वीडियो पसंद आने की दशा में लाइक तो आप करेंगे ही, ऐसा मुझे विश्वास है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। टू मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव्स ऑफ एम्पलीट्यूड 3A and 2A इंटरफेरिंग पॉइंट हैव ए फेज डिफरेंस ऑफ 60 डिग्री। Point have a phase difference of 60 degree. The intensity at a point will be proportional to। आप जानते हैं कि जो एम्पलीट्यूड की कहानी आती है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वो ए स्क्वायर की वैल्यू होती है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi। अब यहां पर अगर वैल्यूज रख दें हम लोग, एक की वैल्यू थी 3A, एक की थी 2A, ये रहा 3A, ये रहा 2A और ये रहा cos phi, और phi की वैल्यू है 60 डिग्री। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया 9A स्क्वायर 4A स्क्वायर 6 2 12A स्क्वायर, और cos 60 की वैल्यू हो जाएगी आपकी हाफ, यानी 9 4 13 और 6 बचेगा 13 और 6 19A स्क्वायर। मेरे ख्याल से ठीक लिखा है। जी हाँ, ठीक लिखा है। अब मुझे ये पता है कि जो इंटेंसिटी होती है इन वेव थ्योरी, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। ये हमें मालूम है, यही पूछा है ना, द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट। तो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं A स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो इंटेंसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू 19A स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन इज डी। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। इस तरीके से आप ये सवाल निकालेंगे जो आपके सामने है और आप समझ पाए हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो, ये सैंपल पेपर आपको बहुत अच्छी मदद कर रहा होगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे उम्मीद है वन शॉट वीडियो, डेरिवेशंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज और ये सैंपल पेपर्स आपकी जबरदस्त मदद कर रहे होंगे, मोदी मिसाइल की तरह, मोदी मिसाइल की तरह। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। जम के पढ़िए, खूब नंबर लाइए। बाय बेटा, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय।